हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल संकल्प सक्सेस में। आज हम इसमें आरआरबी ग्रुप डी 2026 के 25 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि साइंस के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। चलिए शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पादित डीएनए प्रतिलिपिकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसमें ऑप्शन दे रखा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी व ऑप्शन डी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। डीएनए प्रतिलिपिकरण पूर्णतः त्रुटि रहित प्रक्रिया है। डीएनए प्रतिलिपिकरण एक अत्यंत सटीक प्रक्रिया है, लेकिन यह पूरी तरीके से त्रुटि रहित नहीं होती है, जबकि इस प्रक्रिया के दौरान बहुत सूक्ष्म स्तर पर बदलाव या त्रुटि होती है, लेकिन जिन्हें उत्परिवर्तन कहा जाता है। यही जैविक विविधता और जैव विकास के लिए, यानी कि एवोल्यूशन का मुख्य आधार बनती है। इसीलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कार्बन परमाणुओं का कौन सा अद्वितीय गुण उन्हें अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ लंबी और स्थिर श्रृंखला बनाने में सक्षम बनाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, श्रृंखलन। कार्बन परमाणुओं में एक विशेष अनूठा गुण होता है, जिसके कारण वे आपस में मजबूत सहसंयोजक बंध, जिसको कोवैलेंट बॉन्ड बनाकर लंबी, सीधी, साकित या चक्रीय श्रृंखलाएं बना सकती हैं। इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं, जबकि कार्बन का छोटा आकार और मजबूत बंध इसे अत्यधिक स्थिर बनाते हैं। इसलिए इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। बेकिंग सोडा निम्नलिखित में से किस प्रक्रम का उपयोग करके तैयार किया जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसमें ऑप्शन दे रखा, ऑप्शन ए, डिकन प्रक्रम के द्वारा, ऑप्शन बी, हाइबर प्रक्रम के द्वारा, ऑप्शन सी, क्लोर क्षार प्रक्रम के द्वारा, या ऑप्शन डी, सॉल्वे प्रक्रम के द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सॉल्वे प्रक्रम के द्वारा। जो बेकिंग सोडा होता है उसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर बेकिंग सोडा का जो औद्योगिक उत्पाद होता है मुख्य रूप से सॉल्वे विधि द्वारा किया जाता है, जबकि इस प्रक्रिया में ठंडे और सांद्र सोडियम क्लोराइड के विलयन में अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित होती है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सॉल्वे प्रक्रम। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, सॉल्वे प्रक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा कथन दैनिक जीवन में पीएच के महत्व को सही ढंग से समझाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसमें ऑप्शन दे रखा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी व ऑप्शन डी। इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी। हमारा आमाशय पीएच को 2 के आसपास बनाए रखने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्राव करता है, जिससे पाचन में सहायता मिलती है। ठीक, इसमें देखा जाए तो जो हमारा पेट होता है उसमें मौजूद जो गैस्ट्रिक ग्रंथियां होती हैं वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पाद करती हैं। ठीक, यानी कि उत्पाद करती हैं। ये अत्यधिक अम्लीय माध्यम के होते हैं, जैसे कि इसका जो पीएच मान होता है वो होता है 1.5 से 2.5 होता है, जो कि पेट में आने वाली हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करता है और प्रोटीन पचाने और एंजाइम कौन सा, वो भी पेप्सिन को सक्रिय करता है। इसलिए इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। मानव मादाओं में निम्नलिखित में से कौन सा अंग हार्मोन को उत्पन्न करता है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अंडाशय यानी कि ओवरीज। जो ओवरीज होते हैं वो प्राथमिक जनन अंग होने के साथ साथ एक अंतःस्रावी ग्रंथि भी होती है। यह मुख्य रूप से 2 महत्वपूर्ण स्टेरॉइड हार्मोन, जिसको जैसे कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का स्राव करती है, जो मासिक धर्म चक्र और गर्भावस्था को नियंत्रित करता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अंडाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पन की दर को नहीं बढ़ाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसमें ऑप्शन दे रखा, ऑप्शन ए, पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि, ऑप्शन बी, तापमान में वृद्धि, ऑप्शन सी, पवन की चाल में वृद्धि, ऑप्शन डी, आर्द्रता में वृद्धि। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, आर्द्रता में वृद्धि। देखा जाए तो जो वाष्पन होता है यानी कि एवोपरेशन की दर हवा की गति, तापमान और सतही क्षेत्रफल बढ़ने पर बढ़ती है, जबकि इसके विपरीत जो वायुमंडल होता है, वायुमंडल में ह्यूमिडिटी यानी कि जो आर्द्रता होती है, आर्द्रता या फिर नमी को बढ़ाने पर हवा में जल वाष्प धारण करने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे वाष्पन की जो दर है वो घट जाती है। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
7। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मांसपेशी गति के लिए उत्तरदायी घटनाओं के अनुक्रम का सही वर्णन करता है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, तंत्रिका आवेग, जो मांसपेशी होती है, प्रोटीन अनुक्रिया और मांसपेशी संकुचन होता है। स्वैच्छिक गति के दौरान सबसे पहले जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में एक होता है तंत्रिका आवेग, ठीक, मांसपेशियों तक पहुंचता है। इसके बाद जो मांसपेशी होती है वे कोशिकाओं को एक विशेष प्रोटीन यानी कि विशेष मांसपेशीय प्रोटीन, ठीक, मांसपेशीय कोशिकाओं को एक विशेष प्रोटीन और आपस में क्रिया करते हैं, ठीक, और उसके विन्यास के बदलाव होता है, जिससे मांसपेशियों का क्या होता है, संकुचन होता है। तो यह प्रक्रिया होती है, यानी कि तंत्रिका आवेग, फिर मांसपेशी प्रोटीन अनुक्रिया, फिर मांसपेशी संकुचन होता है। इसीलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। पादप कोशिकाएं जंतु पेशीय कोशिकाओं जैसी विशेषीकृत प्रोटीन के बिना किसी उद्दीपन पर शीघ्र अनुक्रिया कैसे करती है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसमें ऑप्शन दे रखा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी व ऑप्शन डी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्फीति या संकुचन करने के लिए जलांश में परिवर्तन करके, यानी कि जंतुओं की तरह पौधों में कई तंत्रिका तंत्र या विशिष्ट पेशी प्रोटीन नहीं होते हैं। इसके बावजूद वे स्पर्श व प्रकाश जैसे उद्दीपनों पर त्वरित प्रतिक्रिया देने के लिए अपनी कोशिकाओं को पानी की मात्रा को नियंत्रित करते हैं, जबकि पानी अंदर आने पर कोशिकाएं फूल जाती हैं और बाहर निकलने पर सिकुड़ जाती हैं। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्फीति या संकुचन करने के लिए जलांश में परिवर्तन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक लंबी सीधी धारावाहक सोलेनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र में के लिए सही है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसमें ऑप्शन दे रखा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी व ऑप्शन डी। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यह सभी बिंदुओं पर समान होती हैं। जो धारावाहिक परिनालिका होती है उसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समानांतर और सीधी रेखाओं के रूप में होती हैं। यह समानांतर प्रतिरूप दर्शाता है कि सोलेनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हर बिंदु पर समान यानी कि एक समान होती है, यानी कि यूनिफॉर्म होती है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंगों के रूप में क्यों वर्गीकृत किया जाता है? ठीक, इसका सही आंसर क्या होगा? इसमें ऑप्शन दे रखा, ऑप्शन ए, ये तरंग संचरण के लंबवत दोलन करती हैं। ऑप्शन बी, ये प्रकाश दोलन उत्पन्न करती हैं। ऑप्शन सी, इन्हें यात्रा करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि ऑप्शन डी, ये माध्यम में कणों की गति द्वारा अभिलक्षित होती हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, ये माध्यम में कणों की गति द्वारा अभिलक्षित होती हैं, यानी कि जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो यांत्रिक तरंगे हैं, क्योंकि इनके संचरण के लिए ठोस, द्रव व गैस जैसे भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है। यह माध्यम के कणों के अपने स्थान पर आगे पीछे दोलन यानी कंपन करने और ऊर्जा को आगे स्थानांतरित करने के कारण ये संभव हो पाता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ये माध्यम में कणों की गति द्वारा अभिलक्षित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। एक समान गति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, दूरी समय ग्राफ का ढलान स्थिर है, क्योंकि जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसे एक समान गति कहते हैं। ऐसी स्थिति में दूरी और समय के बीच खींचा गया ग्राफ एक सीधी रेखा प्राप्त होता है। इस ग्राफ का जो ढलान होता है वो वस्तु की चाल को दर्शाता है, जो कि पूरी यात्रा के लिए एक कांस्टेंट रहती है, यानी कि स्थिर रहती है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दूरी समय ग्राफ का ढलान स्थिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। प्रतिवर्त क्रिया के कार्य में निम्नलिखित में से कौन सा अंग शामिल है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी व ऑप्शन सी व ऑप्शन डी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मेरु रज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड। जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं किसी उद्दीपन के प्रति अचानक तीव्र और अनैच्छिक प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे कि वस्तु छूने पर हाथ से पीछे खींचना। इन प्रक्रियाओं का प्रति जो त्वरित होता है वो नियंत्रण और समन्वय मुख्य रूप से मेरुरज्जु द्वारा किया जाता है, ताकि मस्तिष्क तक सूचना पहुंचने और निर्णय लेने में समय नष्ट ना हो। इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मेरुरज्जु। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
13 जब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो यह क्रिस्टलन जल का त्याग कर देता है और क्या बनाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसमें ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन ए कैल्शियम सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ऑप्शन बी कैल्शियम क्लोराइड हेमीहाइड्रेट, ऑप्शन सी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ऑप्शन डी कैल्शियम क्लोराइड पेंटाहाइड्रेट। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। यानी कि जब जिप्सम यानी जिप्सम का जो फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू 2H2O, ठीक है, को अगर हम 773 केल्विन यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो यह अपने क्रिस्टलन के जल के जो ढेर होते हैं, ये ढेर के अणु का त्याग कर देते हैं और इसके परिणाम स्वरूप जैसे कि CaSO4 का हाफ H2O यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करते हैं। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखी जाती है तो अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसमें ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन ए वास्तविक उल्टा छोटा, ऑप्शन बी आभासी सीधा आवर्धित, ऑप्शन सी वास्तविक उल्टा अत्यधिक छोटा, जबकि ऑप्शन डी वास्तविक उल्टा व समान आकार। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी आभासी सीधा व आवर्धित। जब किसी भी वस्तु को अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखा जाता है तो प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद दर्पण के पीछे मिलती हुई प्रतीत होती हैं, जबकि इस विशेष स्थिति में बनने वाला जो प्रतिबिंब है हमेशा वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड होता है, यानी कि आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा होता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी आभासी सीधा व आवर्धित। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था वाष्पीकरण की अनुकूलन नहीं होगी? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी व ऑप्शन डी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी उच्च आर्द्रता। यानी कि हवा में मौजूद जो जलवाष्प होते हैं उसकी मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। यदि हवा में पहले से ही नमी का स्तर बहुत अधिक है तो वह और अधिक जलवाष्प आसानी से ग्रहण नहीं कर पाती, इसीलिए उच्च आर्द्रता वाष्पीकरण की दर को धीमी कर देती है, जिससे यह इसके अनुकूल नहीं है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी उच्च आर्द्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। गुरुत्वीय त्वरण की गणना करने का सूत्र क्या है? जहां g सर्वाधिक गुरुत्वीय स्थिरांक है और m पृथ्वी का द्रव्यमान है और r पृथ्वी की त्रिज्या। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा g बराबर m/r², यानी कि ऑप्शन बी जी स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M/r²। ठीक, यहाँ पर न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार पृथ्वी की जो सतह होती है वो किसी भी वस्तु पर लगने वाला जो गुरुत्वीय त्वरण यानी कि स्मॉल जी, जबकि सर्वाधिक गुरुत्वीकरण स्थिरांक यानी कैपिटल G और पृथ्वी के द्रव्यमान यानी कैपिटल M के गुणनफल के सीधे अनुपातिक तथा पृथ्वी की त्रिज्या यानी कि r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी G इक्वल टू GM/r²। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। एक उपग्रह पृथ्वी के परितः एक समान वृत्तीय कक्षा में घूम रहा है तो इसकी गति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें ऑप्शन दे रखा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी व ऑप्शन डी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी उपग्रह की चाल स्थिर है लेकिन इसका जो वेग है वो स्थिर नहीं है। यानी कि जब कोई उपग्रह वृत्ताकार पथ पर घूमता है तो उसकी जो गति की दर होती है वो समान रह सकती है, जबकि परंतु वृत्ताकार पथ के प्रत्येक बिंदु पर उसकी जो गति होती है यानी कि गति की दिशा लगातार बदलती रहती है, जबकि दिशा बदलने के कारण उसका जो वेग होता है वो निरंतर बदलता रहता है, जिससे यह त्वरित गति बन जाती है। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी उपग्रह की चाल स्थिर है लेकिन इसका वेग स्थिर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गतिज ऊर्जा का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसमें ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी व ऑप्शन डी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यह वह ऊर्जा है जो किसी पिंड में उसकी गति के कारण होता है और यह पिंड की चाल बढ़ने पर बढ़ती है। यानी कि किसी भी
किसी भी गतिशील वस्तु में मौजूद ऊर्जा जो काइनेटिक एनर्जी होती है यानी गतिज ऊर्जा कहती हैं, उसका जो गुरुत्वीय सूत्र होता है वो होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv² है। यहाँ जो चाल होता है, चाल का एक वर्ग शामिल है जिसका सीधा अर्थ है कि वस्तु की चाल जितनी अधिक होगी उसकी गतिज ऊर्जा उतनी ही तेजी से बढ़ती है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। शाखीय श्रृंखला कार्बनिक यौगिक यानी कि नियोपेंटेन के संरचनात्मक सूत्र को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक, इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन ए CH3 का होल 4। ठीक है, इसमें सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि जो नियोपेंटेन होता है जिसको आइसोप्रीन नाम होता है यानी कि 2 और 2-डाइमिथिल प्रोपेन। ठीक है, 5 कार्बन वाला एक शाखित एल्केन होता है जिसकी संरचना में एक केंद्रीय कार्बन परमाणु होता है जो चारों तरफ से 4 अलग अलग मिथाइल समूह से पूरी तरह संतृप्त और घिरा होता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि CH3 का होल 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने वंशागति के नियमों पर पहुंचने के लिए विज्ञान और गणित के अपने ज्ञान को मिश्रित किया? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, अनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधों पर सालों तक संकरण प्रयोग किया। उन्होंने जीव विज्ञान के इतिहास में पहली बार अपने अवलोकनों और परिणामों को सटीक रूप से समझने के लिए गणितीय गणनाओं और सांख्यिकीय विश्लेषण का उपयोग किया था, इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्रेगर जॉन मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आयनन को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एक परमाणु या परमाणुओं का समूह जिसमें धनात्मक या ऋणात्मक आवेश होता है। एक उदासीन परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। जब कोई परमाणु अपनी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है तो वह धनायन यानी कि कैटायन बन जाता है, और जब वह बाहर से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है ऋणायन, जिसको हम एनायन बोलते हैं, यानी कि ऋणायन बन जाता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एक परमाणु या परमाणुओं का समूह जिसमें धनायन या ऋणात्मक आवेश होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। मेरिस्मेटिक ऊतक की कोशिकाओं में रिक्तिकाओं का अभाव होता है, ऐसा क्यों? इसका सही आंसर क्या होगा? जो मेरिस्मेटिक होते हैं, ठीक है, यानी कि जो मेरिस्मेटिक होते हैं जिसको विभाज्य ऊतक बोलते हैं, वो ऊतकों का एकमात्र प्राथमिक कार्य लगातार नई कोशिकाओं का निर्माण करना है। क्योंकि ये जो कोशिकाएं होती हैं कुछ भी यानी स्टोर नहीं करती हैं और ना ही किसी अन्य अवशिष्ट भंडारण की आवश्यकता होती है इन्हें, इसीलिए इनमें बड़ी जो वोकल्स होती हैं यानी कि रिक्तिकाएं होती हैं उसका अभाव होता है। इसकी जगह इसमें सघन साइटोप्लाज्म पाया जाता है, इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, मेरिस्मेटिक जो कोशिकाएं होती हैं वो सक्रिय रूप से विभाजित होती हैं और उन्हें सघन कोशिका द्रव की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित पदार्थों में से किसमें कक्ष तापमान पर सबसे अधिक विद्युत प्रतिरोधकता होती है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका ऑप्शन दे रखा, ऑप्शन ए मैग्नीज, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी क्रोमियम, ऑप्शन डी पारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मैग्नीज। ठीक, दिए गए विकल्प में जैसे कि लोहा, क्रोमियम और पारा, ठीक है, पारा और मैग्नीज में से एक मैग्नीज एक क्या है? एलॉय है, ठीक, यानी कि मिश्र धातु है, जबकि जो तांबा मैग्नीज और निकेल से मिलकर बनता है, और मिश्र धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता शुद्ध धातुओं की तुलना में बहुत अधिक होती है और तापमान बदलने पर भी बहुत कम बदलती है यहाँ, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मैग्नीज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। पादप कोशिकाओं में ल्यूकोप्लास्ट का मुख्य कार्य क्या होता है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसमें ऑप्शन दे रखा, ऑप्शन ए अपशिष्ट पदार्थों का विभंजन, ऑप्शन बी स्टार्च, तेल और प्रोटीन जैसी सामग्रियों का भंडारण, ऑप्शन सी सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करना, और ऑप्शन डी फूलों को रंग देना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी स्टार्च, तेल और प्रोटीन जैसी सामग्रियों का भंडारण करना, यानी कि जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं वो पौधों की कोशिकाओं जैसे कि विशेषकर जड़ और जो तने होते हैं
ठीक, में पाए जाने वाली रंगहीन व श्वेत लवण, ठीक है, होते हैं। इनका मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण से बने भोज्य पदार्थों जैसे कि स्टार्च, जिसको एमाइलोप्लास्ट कहते हैं, स्टार्च, जबकि वसा यानी कि इलायोप्लास्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है, वसा को इलायोप्लास्ट जबकि स्टार्च को एमाइलोप्लास्ट। स्टार्च और वसा वसा और प्रोटीन जिसको एलोरोप्लास्ट कहते हैं का भविष्य के लिए संचित करना होता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्टार्च तेल और प्रोटीन जैसी सामग्रियों का भंडारण करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तो एक वस्तु लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन कितना होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? इसमें देखा जाए तो दी गई जो अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है यानी कि एफ का जो मान दे रखा है वो -15 सेंटीमीटर दे रखा है, जबकि वस्तु की जो दूरी दे रखी है u बराबर -30 सेंटीमीटर दे रखा है। अब हम इसमें लेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। लेंस का जो सूत्र होता है वो होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। अब हमें यहाँ पे आवर्धन, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन कितना होगा हमें ज्ञात करना है। तो उससे पहले 1/v इजिकल टू यानी कि मान रखने पर 1/v इजिकल टू -1/15 प्लस 1/30। जैसे ही हम इसका मान रखते हैं तो 1/ जो v है यानी कि 1/b इजिकल टू -2 माइनस 1/30 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने पर इसका मान आ जाएगा 1/v इजिकल टू -3/30। इसको इससे डिवाइड करने पर आ जाएगा 1/10, वो भी माइनस में। इसीलिए इसका जो v है वो आ जाएगा, इसको जब अपोजिट यानी ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो v आ जाएगा v बराबर -10 सेंटीमीटर। इसका जो आवर्धन होगा, आवर्धन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है m बराबर v/u। m बराबर होता है v/u। इसमें मान रखने पर v का मान होता है -10 जबकि u का मान है -3। इसको इससे डिवाइड करने पर आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 10/3 यानी कि 1/3। 1/3 को जैसे ही डिवाइड करेंगे तो मान आ जाएगा 1/3 को जैसे ही डिवाइड करेंगे प्लस में होगा तो प्लस 0.33। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, प्लस में 0.33। ठीक है, ये जो धनात्मक चिन्ह है ये दर्शाता है कि जो प्रतिबिंब है वो सीधा है, आभासी है और वस्तु के आकार से छोटा है। इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ये रहे 25 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जो आपको अगर पसंद आते हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।